सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ इम्यूनोलॉजिकल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। स्क्लेरोडर्मा ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन इसका जो अफेक्ट है वो स्किन पे ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड रंजना, इसका क्वेश्चन मुझे आज भी याद है, दे आस्क लाइक व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द रूम, वार्म, कोल्ड, ऑलवेज नॉर्मल, नॉर्मल, नो वार्म नो कोल्ड, नॉर्मल। एक एमसीक्यू आता है इसमें। तो स्क्लेरोडर्मा इज अ स्किन डिसीज, ऑटो इम्यून, इसे हम सिस्टमिक स्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। ये क्रॉनिक कनेक्टिव टिश्यूज, आपको पता है ना कनेक्टिव टिश्यूज हमारी लेयर्स हैं, मसल्स बना रहे हैं, यू नो, डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस एंड स्क्लेरोसिस अफेक्ट द कनेक्टिव टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में, लेकिन स्पेशली स्किन। ओके, कॉज फाइब्रोटिक चेंजेस। व्हाट इज फाइब्रोसिस? हार्डनिंग ऑफ द सेल्स, टिश्यूज, सख्त हो जाना, आप मोड़ ही नहीं पाओगे, आपकी स्किन में कोई ऐसा मास्क लाइक हो जाएगा। ओके, और कहाँ कहाँ की? नॉट ओनली स्किन बट साइनोवियल मेम्ब्रेन, ईसोफेगस, हार्ट, किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, बट गाइस रीनल क्राइसिस। तो आप इसमें क्या देख सकते हो? क्रेटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ, बीयून का लेवल बढ़ा हुआ इस डिसीज के अंदर। तो ये पॉइंट जो भूलने नहीं है, स्क्लेरोडर्मा इट्स ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और कनेक्टिव टिश्यूज का है, जॉइंट, किडनी सबको इफेक्ट कर रहा है, बट किडनी पे ज़्यादा असर पड़ता है, वो भी गंदा असर पड़ता है, क्राइसिस में चली जाती है किडनी, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन बन जाती है, क्योंकि मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन ड्यू टू नैरोइंग ऑफ द वेसल्स, पूरी बॉडी का ब्लड वेसल्स से होते हुए हमारी किडनीज को जा रहा है ताकि वो फिल्टर कर सके, बट किडनीज की जो ब्लड वेसल है उनमें हार्डनिंग हो रही है, जिसकी वजह से बीपी कुछ अलग ही लेवल पे है। सो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन ड्यू टू नैरोइंग ऑफ वेसल्स दैट प्रोवाइड ब्लड टू द किडनी, अर्ली रिकॉग्नाइजेशन, ओके, रिकॉग्निशन and treatment of renal crisis is needed to prevent acute organ failure. Okay, कारण क्या है? unknown, क्यों? autoimmune है, मालूम नहीं है। Okay, so what are the like types? Guys, एक limited cutaneous systemic sclerosis होता है, जिसका दूसरा नाम है क्रेस्ट सिंड्रोम। क्रेस्ट क्या होती है? क्रेस्ट, परत जम जाना, यू नो, उस प्रकार का। तो क्या क्या देखने को मिलेगा इसमें? पेन, स्टिफनेस, muscle weakness, pitting edema of the hands, fingers that progress to the rest of the body. Okay, तो pitting edema किसमें? अरंजना, hands में, fingers में, जो कि प्रोग्रेस कहाँ होता है? पूरी बॉडी की तरफ जाएगा। ओके, टॉन, क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सबसे पतली वाली इफेक्ट होगी ना पहले, फिर धीरे धीरे बड़े बड़ी आर्टरीज पे काम होगा। तो फाइब्रोसिस कहाँ हो रही है? पहले छोटी में, फिर धीरे 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 पूरी बॉडी के अंदर। टॉट शाइनी स्किन दैट इज फ्री फ्रॉम रिंकल्स, क्योंकि फूल जाएगी तो रिंकल बिल्कुल गायब। स्किन टिश्यू इज टाइट, हार्ड एंड थिक, लूजेस इट्स इलास्टिसिटी, क्योंकि फाइब्रोसिस में जा रही है तो इलास्टिसिटी गायब। एडहर्स टू अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स, ओके, जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स जैसे हैं वैसे रह जाएंगे, क्योंकि यू नो मोबिलिटी नहीं है, फाइब्रोसिस में है, तो जैसे ऑर्गन है वैसे ही रह जाएंगे। इनएबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन एंड डिस्फेजिया। ओके, इज दैट क्लियर? परफेक्ट। नाउ लेट्स सी सम इंटरवेंशंस। अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं क्वेश्चन पूछूंगी आखिरी में, तो दिमाग में पॉइंट डाल लेना। इनकरेज एक्टिविटी एज टॉलरेटेड, क्या आप इसे बेड रेस्ट बोलोगे? नहीं बोलना है बेड रेस्ट, क्वेश्चन आता है ये। स्क्लेरोडर्मा, बेड रेस्ट नहीं बोलना है। स्क्लेरोडर्मा का पेशेंट है, व्हाट विल बी द नर्सिंग इंटरवेंशन? बेड रेस्ट टू द पेशेंट, और हम उसको टिक करके आएंगे, नहीं करना है टिक, उसको एक्टिविटी बोलते हैं हम लोग, इसमें रेस्ट नहीं बोलते हैं, क्योंकि फाइब्रोसिस में, कॉन्ट्रैक्चर्स में है, तो हम उसे रेस्ट नहीं बोलते हैं। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, रूम टेम्परेचर, नो वार्म नो कोल्ड, रूम टेम्परेचर। प्रोवाइड स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, खाने को देना है। एलिमिनेटिंग फूड्स दैट स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक सेक्रेशन सच एज स्पाइसी, कैफीन, अल्कोहल, वो तो हर किसी में हम अवॉइड करते हैं। मॉनिटर फॉर ईसोफेजियल इन्वॉल्वमेंट, इफ प्रेजेंट एडवाइज द क्लाइंट टू सिट अप 1 to 2 आवर, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रंजना खाना खाने के बाद हम हमेशा पेशेंट को सुपाइन लेने के लिए बोलते हैं, एकदम से सिटिंग तो नहीं बोलते हैं, तो आपको लगेगा कि सुपाइन पोजीशन देनी है, और यहीं पे ये लोग हमें ट्रिक कर जाते हैं। इस कंडीशन में क्या कर रहे हो? हेड अप,
तो क्लाइंट सिट अप 1 to 2 hours आफ्टर मील using additional pillows, raising the head of the bed on blocks and may help to reduce nocturnal reflux. उल्टी सी ना आ जाए. Again I'm telling you, ये चीज़ें आप कॉमनली नहीं पढ़ते हो. कांस्टेंट रूम टेम्परेचर कम ही होता है, वार्म टेम्परेचर अच्छा होता है ना पेशेंट के लिए, वही देना चाहिए हमें. तो नहीं, इसमें नहीं आएगा. इनकरेज एक्टिविटी एज टॉलरेटेड. हेड ऑफ द बेड ब्लॉक्स मे हेल्प टू रिड्यूस नॉक्टर्नल रिफ्लेक्स. तो भाई सुपाइन नहीं देना है, बिठाना है उसको. प्रोवाइड सपोर्टिव थेरेपी, हाँ सबको देते हैं. चलो एडमिनिस्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, हाँ सबको देते हैं. क्यों? क्योंकि ये लोग ऑटोइम्यून है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तो देने ही है. प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, यस वी कैन गिव इमोशनल सपोर्ट. इंकरेज द यूज ऑफ रिसोर्सेज. नेक्स्ट Sjogren's सिंड्रोम, ये बड़ा इजी सा है, कुछ भी नहीं है. आप लोगों को मालूम है ना एंडोक्राइन के डिसऑर्डर, पूरे हम एंडोक्राइन सिस्टम में क्या पढ़ते हैं. एंडोक्राइन के डिसऑर्डर, इकलौता बेचारा एक्सोक्राइन ग्लैंड का प्रॉब्लम, ऑटोइम्यून, दैट इज Sjogren's सिंड्रोम. क्रॉनिक है ये भी सेम, क्योंकि कोई भी ऑटोइम्यून एकदम से नहीं होता है, टाइम लगता है उन चीज़ उनको होने के लिए. सो दीज आर क्रॉनिक. देखा भी होगा आप सारे क्रॉनिक में ही है. ऑटोइम्यून कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. एक्सो में क्या आता है? सीबेशियस ग्लैंड, स्लाइवा, ये सब एक्सो में आते हैं. लैक्रिमल, स्लाइवरी, तो क्या होगा? वही काम नहीं कर रहे, इन्फ्लेमेशन में जा रहे तो सूख जाएंगे. रिजल्टिंग इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स, स्लाइवा, लीडिंग टू ड्राई आइज. गाइस इसमें ट्रायड होता है, 3 साइन होते हैं Sjogren's में. 3 साइन. नंबर 1 जीरोप्थेल्मिया, आपकी जो आंखें हैं वो सूख जाएंगी. नंबर 2 स्टोमिया, मुंह ड्राई कर जाएगा, माउथ ड्राई हो जाएगा. और तीसरा अर्थराइटिस. गंजा भूलना नहीं है, Sjogren's सिंड्रोम ट्रायड है. ये ऑटोइम्यून है तो SLE, न्यूरोसिक्रोलिसिस, Sjogren's, SSSS, ऑटोइम्यून्स. रिजल्टिंग जीरोप्थेल्मिया, जीरोस्टोमिया, अर्थराइटिस. 3 सिम्टम इसके ट्रायड में आते हैं. और क्या होगा? swollen salivary, dry eyes, fatigue, dry cough, vaginal dryness, joint pain, dry mouth, ये सब होगा. प्राइमरी क्या होगा? देख सकते हो ये जो ड्राई आईज है, ड्राई माउथ है, ये प्राइमरी, क्योंकि मैंने बोला ना ये 3 सिम्टम में आते हैं, बाकी सब सेकेंडरी है. फीमेल्स को ज़्यादा देखने को मिलता है, मेल्स में कम होता है. और ये SLE रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ एसोसिएटेड है. ओके, सो दिस इज लाइक एसोसिएटेड विद. या नेक्स्ट इंटरवेंशन. आंखों पे पानी नहीं आ रहा, टीयर्स नहीं, आर्टिफिशियल टीयर दे दीजिए. तो आप जब आपको पता ही नहीं है कि Sjogren's में होता क्या है, तो आप आर्टिफिशियल टीयर कहाँ से मैनेज करोगे, है ना? तो मालूम है तो आपको आइडिया कि हाँ इसमें आंखें पानी नहीं होता है, इसमें टीयर्स नहीं होते, तो वी विल मैनेज. सो आर्टिफिशियली टीयर्स, वेयर गॉगल्स, ताकि जो आईज में आउटडोर डस्ट है, विंड, हवा, जिससे हमारी आंखें बिल्कुल हो सकती है प्रॉब्लम में, तो वो हम अवॉइड करेंगे. आर्टिफिशियल स्लाइवा करना होता है. आपने देखे होंगे ना ड्रॉप्स भी देते हैं मुंह के अंदर स्लाइवा आर्टिफिशियली. अवॉइड लो ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट, सेंट्रली हीटेड हाउसेस, एयरप्लेन्स नहीं चाहिए, क्योंकि उमस जहाँ पे होगी ना, लाइक लो ह्यूमिडिटी होएगा तो द पेशेंट विल बी लाइक, उसकी आंखें और ड्राई होंगी, माउथ भी ड्राई हो जाएगा. तो इसलिए अवॉइड करना लो ह्यूमिडिटी. जो समुद्र हो गए उनके अंदर क्या होता है? ज़्यादा होती है. जो फॉरेस्ट हो गए उनमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो आपको सारा गीला गीला लगता है ना. तो लो ह्यूमिडिटी मीन्स ड्राई सा है, फॉर एग्जाम्पल लाइक राजस्थान एंड ऑल. यूजिंग रूम ह्यूमिडिफायर हम कर सकते हैं. अवॉइड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ फैंस एंड एयर वेंट, क्योंकि वो बिल्कुल सुखा सा देते हैं. रेगुलर डेंटल अपॉइंटमेंट्स टू प्रिवेंट डेंटल कैरीज. ओके, हम यहाँ पे डेंटल कैरीज क्यों कर रहे हैं? जब मुंह में सलाइवा ही नहीं है तो इंसान के कीटाणु को कौन खत्म करेगा? मुंह के. और डेंटल कैरीज हो सकती है, इसीलिए यहाँ डेंटल अपॉइंटमेंट भी क्रिटिकल थिंकिंग का पॉइंट है. लुब्रिकेंट्स हो गए हमारे, वजाइनल ड्राइनेस, क्योंकि जब एक्सोक्राइन ग्लैंड तो बार्थुलिन ग्लैंड हो गया हमारा, तो उन सब में भी कुछ भी नहीं होगा. ल्यूक वार्म वाटर एंड माइल्ड सोप टू प्रिवेंट ड्राई स्किन, वही बात, ड्राई स्किन अवॉइड करनी है. अवॉइड डिकंजेस्टेंट्स, अवॉइड ओरल इरिटेंट्स. आई होप इट इज क्लियर, है ना? हमको बस इसके बेसिक्स पता होने चाहिए. दैट्स ऑल वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. No need to learn lot of theory, lot of pathophysiology, कोई लॉजिक ही नहीं है. दिस इज द मेन थिंग. जितना जिसमें जरूरी है, मेडिकल सर्जिकल बहुत डीपली पढ़ रहे हैं क्योंकि जरूरत है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ती है उसमें, तो डीपली पढ़ना पड़ता है. बट दीज आर द एक्यूरेट पॉइंट्स, जो आपको डायरेक्ट पॉइंट्स दिखेंगे
मैनेजमेंट में भी डायरेक्ट दिखेंगे, तो इसीलिए। नेक्स्ट वी हैव गुड पॉस्चर सिंड्रोम, कॉमन नहीं है ना ये लोगों में, इसीलिए। अब जी से आप इसमें ग्लोमेरुलस और पी से पल्मोनरी, इन दोनों की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है खराब हो गई। सो एंटी ग्लोमेरुलर basement membrane disease with O2 antibodies are made against the glomerular basement membrane and alveolar basement membranes। तो जो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बोमेन कैप्सूल के जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो कि फिल्टर करने का काम कर रही है वहां पे, उसमें एंटीबॉडीज ने खत्म कर दिया उसे, तो इसका मतलब फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगी प्रॉपर, राइट। सो पेशेंट क्या मैनिफेस्ट करेगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हीमोपेटाइसिस, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, एडिमा, वेट गेन, हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस। जो ग्लोमेरुलस है, जो बोमन कैप्सूल है, जो फिल्टर कर रहा है आपके यूरिन को, सॉरी ब्लड को, वो फिल्टर कर कर नीचे भेज रहा था कंटेंट को, किस कंटेंट को? गंदे कंटेंट को, राइट, द डिस्कार्ड थिंग। और बच्चा कुचा हमारी जो बाकी की जो इफ्रेंट थी वो क्या कर रही थी? रीऑब्जर्व कर रही थी और वापस उसको भेज रही थी ब्लड में, रीनल वेन के अंदर, ताकि जो का मामला है वो यूज हो। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। सो व्हाट विल हैपन? दिस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, दिस इन्फ्लेमेशन, वहां पे डब्ल्यूबीसी चिपक जाएंगे, वहां पे प्लेटलेट्स चिपक जाएंगे, वहां पे न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, तो क्या होगा? वो सारा फ्लूइड वापस, एडिमा, हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्योंकि पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, फ्लूइड बढ़ सकता है छाती में, जो वॉमिट कर सकता है तो उसमें ब्लड भी आ सकता है, तो सच काइंड ऑफ थिंग्स यू विल सी। सो व्हाट इंटरवेंशंस यू विल बी फोकसिंग ऑन सप्रेसिंग ऑटोइम्यून रिस्पांस। जब हम लोग किडनी वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें गुड पॉस्चर सिंड्रोम भी आता है, तो उधर भी हम लोग सेम चीजें डिस्कस करते हैं। क्या देना है? ऑटोइम्यून बॉडीज बन रही है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। सपोर्टिव थेरेपी बाय रीनल एंड पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट, ये भी कर सकते हैं हम लोग, सपोर्टिव थेरेपी भी दे सकते हैं, क्योंकि दो ही ऑर्गन अफेक्ट हो रहे हैं, पल्मोनरी और ग्लोमेरुलर, तो इन दोनों को हम ठीक करेंगे। नेक्स्ट, पोली आर्टराइटिस नोडोसा, आपकी आर्टरीज की इन्फ्लेमेशन हो रही है, वही बहुत सारी, लेकिन पर्टिकुलर कहाँ? कोलेजन। कोलेजन क्या है? एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, सबको ही मालूम है, कंपोनेंट हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में हम पढ़ते हैं कोलेजन, जो अपने आप को धीरे धीरे मॉडिफाई करता है, मैच्योर करता है, कार्टिलेज बनाता है, फिर धीरे धीरे मॉडिफाई करता है, मैच्योर करता है और बोन बनाता है। और कुछ कोलेजन हमारा स्किन में भी काम आता है, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, लाइक स्ट्रेचिंग, रिंकल्स ना आना, ये सब में कोलेजन का रोल है। तो स्किन में, बालों में और बोन्स में कोलेजन पाई जाती है। सो ये कोलेजन की डिसीज है और ऑटोइम्यून ही है ये भी एक प्रकार से। तो होगा क्या? इट इज फॉर्म ऑफ सिस्टमिक वेस्कुलरिटी। तो ये हुई कैसे? कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ द आर्टरीज एंड विस्टल ऑर्गन्स। तो जो सर्कुलेशन स्किन को मिल रहा था, बालों को मिल रहा था, बोन्स को मिल रहा था, उस सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है। और फिर क्या होगा इस प्रॉब्लम से? आपकी इन्फ्लेमेशन ऑफ आर्टरीज। तो आपकी जो आर्टरीज इन्फ्लेम्ड हो रही हैं, तो ऑब्वियसली स्किन विल बी अफेक्टेड, बोन विल बी अफेक्टेड, ऑर्गन्स विल बी अफेक्टेड, ब्रेन विल बी अफेक्टेड। तो क्या देखते हो? आपकी मिलेज, वीकनेस, लो ग्रेड फीवर, स्किन सोर, अल्सर, क्योंकि स्किन में ही वो प्रॉब्लम कर रही है। वेट लॉस, वजन कम हो जाएगा। एलिवेटेड ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इन्फेक्शन का रेट बढ़ जाएगा। ट्रीटमेंट सेम लाइक SLE, क्योंकि ऑटोइम्यून है और इन्फ्लेमेशन हो रहा है, और SLE में तो सब कुछ इन्फ्लेमेशन होता है, बोन, ऑर्गन, ब्रेन, सब, इसीलिए इसकी सेम मैनेजमेंट है। पेम्फिगस, वेरी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर, स्किन में हम लोग इसे पढ़ते हैं। आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने 2018 में एग्जाम दिया था एम्स का, उसमें इसका क्वेश्चन आया था बुल्ले के ऊपर, निकोल्की साइन पॉजिटिव, आई स्टिल रिमेंबर। तो वो क्या था, उसमें क्या होता है कि हम लोग जैसे एक बुल्ले है, एक बिल्लो मतलब एक बलून सा फूला हुआ है चमड़ी के ऊपर, स्किन के ऊपर, तो रंजना जब मैं उसको एक तरफ से प्रेस करूंगी ना, वो बुल्ले आगे मूव करेगा, फिर मैं आगे मूव करूंगी, वो बुल्ले पीछे मूव करेगा, इसे हम निकोल्की साइन बोलते हैं। और ये एम्स के नॉर्सर में 2018 में आया था, स्टिल रिमेंबर। इट्स अ रेयर ऑटोइम्यून डिसीज बट इंपॉर्टेंट है। कॉज ब्लिस्टर एंड सोर ऑन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, अकर प्रीडोमिनेटली इन मिडिल एंड ओल्डर एजेस, कॉज अननोन है बट फेटल है, फेटल डिसऑर्डर अगर किसी को होगा तो। असेसमेंट में फ्रेजाइल, फ्रेजाइल, पार्शियल थिकनेस लेजन्स, आपके थिकनेस की भी डिविजन्स हैं जिसमें हम वुंड के अल्सर्स में पढ़ने वाले हैं।
तो बर्न की थिकनेस बोलो तो पार्शली तो ये थिकनेस का एक टाइप है जिसमें आपकी स्किन इन्वॉल्वमेंट काफी हाई लेवल पे होती है, मतलब अपर और लोअर यानी एपिडर्मिस डर्मिस इंक्लूडेड है। ब्लीड कर सकता है क्योंकि डर्मिस के नीचे ही ब्लड सप्लाई है, डर्मिस में ही ब्लड सप्लाई है, तो इट कैन ब्लीड। वीक क्राई, ओके, वो जख्म बच्चा दोनों जो भी इंसान है वो क्राई करेंगे, सिक्रीशंस आएंगे उसमें से। फ्रॉम क्रस्ट व्हेन बुल्ले आर डिस्ट्रक्टेड, तो जैसे आप उसे उखाड़ दोगे कुछ इस प्रकार के क्रस्ट से बन जाएंगे उसके ऊपर। डेबिलिटेशन मतलब वीक हो जाती है स्किन, मैलेज इंसान वीक हो जाता है, सॉरी, मैलेज, पेन एंड डिस्पेजिया, डिफिकल्टी इन सॉल्विंग। निकॉल के साइन, आई स्टिल रिमेंबर दिस साइन। सेपरेशन ऑफ द एपिडर्मिस कॉज्ड बाय रबिंग द स्किन, ओके, तो आपकी एपिडर्मिस ऐसे खींचोगे ना से बिल्कुल अलग सी हो जाएगी, और आप एक तरफ ऐसा करोगे दूसरी तरफ चला जाएगा, आप दूसरी तरफ करोगे इस तरफ आ जाएगा। ल्यूकोसाइटोसिस, वही ल्यूकोसाइट्स बढ़ जाते हैं, ओके। एंड एसिनोफिलिया, एसिनोफिलिया का मतलब होता है एसिनोफिल्स का इंक्रीज होना। फॉल स्मेलिंग, डिस्चार्ज फ्रॉम द स्किन, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली स्किन में कुछ प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, ब्लिस्टर्स बन रहे हैं, ऑटो इम्यून है, तो ये सब चीजें बढ़ जाएंगी आपकी बॉडी के अंदर। इंटरवेंशंस क्या करोगे? इसके इंटरवेंशन कुछ खास नहीं है, एम्ड एट सप्रेसिंग द इम्यून रिस्पॉन्स एंड ब्लिस्टर फॉर्मेशन, तो बस वही है कि आपको कैसे भी करके इम्यून का जो रिस्पॉन्स है उसको मैनेज करना है, ब्लिस्टर को फॉर्म होने से बचाना है। प्रोवाइड सपोर्टिव केयर, आप पेशेंट को काफी सपोर्टिव केयर देंगे। प्रोवाइड ओरल हाइजीन, वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक टू सूद द ओरल लेजन्स, क्योंकि अल्सर्स कहीं पे भी हो सकते हैं। असिस्ट विद सूदिंग बाथ एज प्रिस्क्राइब बाय रिलीफ ऑफ द सिम्पटम, तो क्वेश्चन आता है बाथ कैसा देना है, तो सूदिंग बाथ वार्म वाटर हो सकता है, ज्यादा गर्म नहीं ज्यादा ठंडा नहीं। एडमिनिस्टर टॉपिकल सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स फॉर एज प्रिस्क्राइब फॉर सेकेंडरी इन्फेक्शन, कोई दूसरा इन्फेक्शन ना लग जाए, क्योंकि ब्लड भी हो सकता है उसमें और इनऑकुलर इंजरीज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वही सेम चीज कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे दो, साइटोटॉक्सिक एजेंट्स टू ब्रिंग अबाउट रिमिशन, ताकि उसको हम थोड़ा शांत कर सकें, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन पेशेंट ले सकता है। तो इंटरवेंशन कुछ खास नहीं है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, ब्लिस्टर एंड सोर स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में लीड कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पर्परा, ITP, ये एक कॉम्प्लिकेशन है, ये भी एक ऑटो इम्यून कंडीशन भी हो सकती है और ये कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, जिसमें हमारे खुद के एंटीबॉडीज हमारे ही प्लेटलेट को खत्म कर रहे हैं, हमारे प्लेटलेट्स के और इसमें डिस्ट्रॉय। और आप सबको मालूम है कि प्लेटलेट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमने एंटी प्लेटलेट्स पढ़े हैं अच्छे से, और हमें पता है कि शुरुआत में प्लेटलेट ही होता है, उसके बाद क्लॉटिंग कैस्केड काम करता है, उसके बाद बाकी चीज़ें वार्फेनॉल, विटामिन के, ये सब काम करते हैं, बट प्लेटलेट शुरुआती टर्म होती है ना, प्लेटलेट नहीं होगी तो ब्लीडिंग काफ़ी होगी और क्लॉटिंग फैक्टर भी एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मदद करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करने में। सो गाइस, अगर किसी के प्लेटलेट की गिनती बहुत ही कम होती है तो उसको ब्लीडिंग तो होनी ही है, क्योंकि हम लोग एंटी प्लेटलेट्स जब देते हैं जब क्लॉट्स बन रहे हैं ना, शुरुआत हो चुकी है, सो प्लेटलेट एज लो एज 1,50,000 से भी कम है, इसका मतलब ब्लीडिंग हो सकती है, हम सब लोग जानते हैं बात। और कभी भी जिसके प्लेटलेट कम हो तो उसकी कभी सर्जरी नहीं की जाती, क्योंकि सर्जरी में कट लगेगा, ब्लीडिंग हो सकती है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे आप देख सकते हैं इसमें, म्यूकोक्यूटेनियस ब्लीडिंग, सडन अपीयरेंस ऑफ अ पटैकी रैश एंड ब्रूजिंग, ये सब देखने को मिल सकता है। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा में क्या होगा, ITP में क्या होगा, सबसे पहले सॉफ्ट ब्रिस्टल टूथ ब्रशेस देंगे, जेंटल फ्लॉसिंग करनी है, बट इस फ्लॉस लाइक सबको मालूम है फ्लॉसिंग, तो वो जेंटल करनी है, ये नहीं पूरा तुम उसको गाड़ रहे हो। नॉन अल्कोहलिक माउथ वॉशेस, जिसमें अल्कोहल ना हो, क्योंकि उससे भी इंजरी हो सकती है, इरिटेट हो सकती है स्किन। अवॉइड एक्टिविटीज दैट में कॉज ट्रॉमा, क्योंकि आपको पता है ट्रॉमा नहीं चाहिए हमें, ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। सो एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज इंक्लूडिंग लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज, जैसे वॉकिंग, तो लो इम्पैक्ट एक्टिविटी क्या होती है, वॉक। वाइल बियरिंग नॉन स्किड फुटवेयर टू प्रिवेंट फॉल, तो मैं नहीं चाहती ब्लीडिंग हो, मैं नहीं चाहती वो गिरे, मैं नहीं चाहती वो फॉल हो उसको। और स्टूल सॉफ्टनर ले, लैक्सेटिव ले, ताकि हार्ड स्टूल ना आए, एंड द पेशेंट इज नॉट लाइक सफरिंग फ्रॉम ब्लीडिंग फ्रॉम रेक्टम, यूज इलेक्ट्रिक रेजर्स, ताकि ब्लीडिंग का कोई चांस ही ना रहे। अवॉइड नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एस्पिरिन, ब्रूफिन, क्योंकि जे ब्लीड करते हैं, मालूम है ना आपको, तो विच फर्दर इम्पेयर द प्लेटलेट फंक्शंस। एसिटोमोफेन एंड ओपिएट्स जो होते हैं आर बेटर ऑप्शन फॉर द पेन मैनेजमेंट अदर देन एंटी स्टेरॉइड, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, नसेट्स, तो हम अवॉइड करेंगे इसी में,
क्योंकि एस्पिरिन ये सब ब्लीडिंग करते हैं तो हम नहीं दे सकते क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है उसको, तो इसीलिए। नेक्स्ट है इम्यूनो डिफिशियंसी। तो इम्यूनो डिफिशियंसी तो बहुत सिंपल सा है कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी ही नहीं है, यू नो, एब्सेंस ऑफ इंक्रीज्ड इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ इम्यून बॉडीज। अब बोलते हैं ना कुछ कुछ लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी बड़ी वीक है, इनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, यू नो, मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। तो दैट इम्यूनिटी, तो जिस इंसान की इम्यूनिटी कम होती है उसे हमें क्या कंसीडर करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसके लिए? प्रमोट अ बैलेंस डाइट ऑलवेज। बैलेंस डाइट लेने से मिनरल्स, वाइटामिन्स, यू नो, आयंस, ये सब की पूर्ति हो जाती है। स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक्स फॉर ऑल द प्रोसीजर्स, क्योंकि वो मैंने यहाँ स्टाइल बोला क्या? नहीं, मैंने स्टाइल नहीं बोला, मैंने असेप्टिक बोला। व्हाट इज असेप्टिक गाइस? फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, राइट। तो उसका मतलब क्या होता है कि हैंड हाइजीन और हैंड वॉशिंग करके चलेगा, ग्लव्स डालने की जरूरत नहीं है। आप असेप्टिक भी कर सकते, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वूंड ड्रेसिंग कर रहे हो आप किसी की, अगर वहाँ कुछ भी ब्लड वगैरह नहीं है, क्योंकि ग्लव्स तो ब्लड और बॉडी प्रोडक्ट्स, बॉडी फ्लूइड्स को प्रिवेंट करने के लिए हम डालते हैं, बट द पेशेंट इज ऑल गुड, तो उस केस में हम हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग करके मैनेज कर सकते हैं। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल केयर रिगार्डिंग लाइफस्टाइल चेंजेस एंड रूल चेंजेस, इंस्ट्रक्ट विद मेजर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू वियर, यू नो, दिस मेडिक अलर्ट ब्रेसलेट, क्योंकि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो थोड़ा हम प्रिकॉशंस लेने की कोशिश करेंगे। एड्स को हम बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे, इट विल बी लाइक कंफ्यूजन, आधा टॉपिक पढ़ने का कोई लॉजिक ही नहीं है। हम इसे कुछ दिनों में मेडिकल सर्जिकल स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी विल डिस्कस दैट वेरी डीपली। वहीं पे उसकी मेडिकेशन, वहीं पे उसका मेडिकल सर्जिकल, वहीं पे उसका पैथोलॉजी, सब कुछ हम एक ही जगह पे पढ़ेंगे, ताकि कभी भी आपको एड्स पढ़ना है तो आप सीधा उस लेक्चर को पिन करो और आप उसे पढ़ लो। तो मैं यहाँ पे हाफ नॉलेज ही है तो मैं वो नहीं दे रही फालतू में। नाउ नेक्स्ट इज कपोसी सार्कोमा। गाइस बड़ा फेवरेट टॉपिक है ये हमारे एनक्लेक्स का, इवन नॉर्सेट का, क्योंकि कपोसी का ना रंग पूछते हैं, कलर पूछते हैं, और इतने चालाक है ये लोग, इतने चालाक हैं। अब देखो यहाँ पे कलर क्या दिख रहा है तुमको रंजना? रेड दिख रहा है ना, तो रेड लिख देंगे और साथ में ब्लू, यू नो, कुछ और डाल देंगे, क्योंकि हमको पता होता है कि जो ये जो रैश होता है ये पर्पलिश रेडिश होता है, तो क्या करेंगे उसके आगे क्या ऐड कर देंगे? ब्लू, रेडिश ग्रीन, ऐसा ऐड करेंगे। और बेचारे एंजाइटी में कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, इट्स सो नेचुरल, लेकिन ये ट्रिक मैंने पकड़ रखी है, बहुत बार मैंने क्वेश्चंस में देखा है इन लोगों का ये ट्रिक, सो आई लाइक नो दिस थिंग बिकॉज मैंने एक रायपुर दिया, ऋषिकेश दिया, दिल्ली एम्स दिया, और उनका तो फेवरेट, यू नो, फेवरेट टॉपिक है, जहां पे हम कंफ्यूज होते हैं ना, उनके फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। तो अब तो बिल्कुल ऐसे याददाश्त पक्की सी हो चुकी है। सो रेस्ड एब्लॉन्ग पर्पलिश, ठीक है, पर्पल कलर ले रहे हैं हम इसमें। रेडिश के साथ क्या है? ब्राउन। रेडिश के साथ ब्लू नहीं होता है, रेडिश के साथ ग्रीन नहीं आएगा, रेडिश के साथ येलो नहीं आएगा, रेडिश के साथ ब्राउन ही आएगा, क्योंकि लाल और भूरा मिक्स सा कलर है। तो यहाँ से इसको एक ही कलर समझना कि रेडिश के साथ रेड वाला ही कलर है, ब्राउन, नीला, पीला, हरा, ये सब नहीं है। और पर्पल सोचने में तो बहुत दिक्कत लगी, अरे पर्पल, लेकिन पर्पल पक, जो जब कोई चीज पक जाती है, आपने देखा भी होगा, कोई क्लॉट हमारा काफी टाइम से पक चुका है, यू नो, काफी टाइम बाद पर्पल पर्पल कलर का हो जाता है ना, दैट पर्पलिश। लेकिन पर्पलिश रेडिश, पर्पलिश ब्राउनिश ऐसा नहीं होगा, ओनली पर्पलिश और ओनली रेडिश ब्राउन, ये मिक्स करके तुमको अच्छे से कंफ्यूज कर सकते हो। तो मैंने बता दी, मैंने आपको भी दे दिया ये वाला ज्ञान जो मैंने सीखा था पेपर देने से। स्किन लेजन्स है ये, एक टाइप का सार्कोमा, कैंसर एक टाइप का, लेकिन इम्यूनिटी से रिलेटेड है, इसलिए इसको यहीं पे पढ़ रहे हैं। Skin lesions that occur primarily in individuals with compromised immune system. These lesions may occur in lymph node, airway, lungs, any part of the gastro, mouth, anus, कहीं पे भी हो सकता है ये लेजन, कहीं पे भी, अंदर, बाहर, गले में, फेफड़ों में, कहीं पे भी। पर मेरा फेवरेट पॉइंट यहाँ पे लंग्स है, क्यों? क्योंकि सांस लेना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे प्रायोरिटी देती हूँ इसको कि हाँ, कपोसी इज समथिंग इंपॉर्टेंट। ओके, इंटरवेंशंस, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। Ranjana, what is the difference between standard precaution and transmission precautions? Standard precaution जो मतलब यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो हम हर एक इंसान को लेने चाहिए जब वो किसी भी को भी डील कर रहा है, हॉस्पिटल में या कहीं पे भी। गुड। और ट्रांसमिशन पर्टिकुलरली, या यस, चाहे वो यू नो कांटेक्ट है, चाहे वो एयरबोर्न है, चाहे वो ड्रॉपलेट है,
और आने वाले टाइम में कम्युनिकेबल डिसीज में हम ये सभी पढ़ेंगे। तो प्रोवाइड प्रोटेक्टिव आइसोलेशन इफ द इम्यून सिस्टम इज डिप्रेस्ड। इफ ओके, तो इफ लग रहा है यहाँ पे, तो प्रोटेक्टिव आइसोलेशन तभी देने जब इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर रेडिएशन थेरेपी, कीमो मालूम है कैंसर है एक प्रकार का, एडमिनिस्टर इम्यूनोथेरेपी टू स्टेबलाइज इम्यून सिस्टम, मालूम है ये चीज। बट स्टिल आई एम अगेन रिपीटिंग, लंग्स, you know, the color always make sure. Post transplant immunodeficiency, you know, cardiac transplant वाला patient, liver transplant, lung transplant, ये दो तो हमने देखे, लंग ट्रांसप्लांट और कार्डियो, क्योंकि इन दोनों के सर्जन साथ में काम करते हैं। जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट होना है उसको पल्मोलॉजिस्ट भी आते हैं, और अगर किसी के लंग ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट भी आता है, तो दोनों ही टीम काम करते हैं। तो हमने दोनों देखे। इन दोनों के केसेस के अंदर प्रोटोकॉल्स है, बहुत लंबे लंबे प्रोटोकॉल्स हैं। पेशेंट को आइसोलेशन में रखना है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, यू नो, टैक्रोलिमस देनी है, वेंकोमाइसिन, वेरिकोनाजोल, यू नो, टैक लेवल्स चेक करने हैं एवरीडे, प्रेडनिसोलोन देनी है एवरीडे। ये कुछ ड्रग्स है जो हम कॉमनली पेशेंट को देते हैं। पेशेंट का इम्यून सिस्टम एक्सरे, एबीजी मालूम है आपको, ये सब देखना होता है। तो देखो, लेट्स सी क्या प्रायोरिटीज है। सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कॉज्ड बाय थेरेपेटिक एजेंट्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? कहते हैं पोस्ट ट्रांसप्लांट इम्यूनोडेफिशिएंसी, मतलब सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी इज इम्यूनोसप्रेशन कॉज्ड बाय थेरेपेटिक। मैंने क्या दिया उसको? प्रेडनिसोलोन दिया। तो वो क्या है? इम्यूनोकॉम्प्रेसिव एजेंट, राइट? प्रेडनिसोलोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, हमारा इम्यून सिस्टम को स्लो डाउन करता है। तो उन ड्रग्स की वजह से इंसान को किसी प्रकार का इन्फेक्शन लग सकता है, तो इसीलिए इम्यूनिटी का इसके साथ कंसर्न है। द क्लाइंट मस्ट टेक इम्यून सप्रेसिव एजेंट रेस्ट ऑफ द पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन लाइफ, क्योंकि रिजेक्शन नहीं आनी चाहिए ऑर्गन की। हार्ट उसका नहीं है, किसी और का है, रिजेक्शन हो सकती है, इसीलिए उसकी खुद की इम्यूनिटी को थोड़ा शांत रखा जाता है, इसीलिए वो इंसान हमारे लिए पोस्ट ट्रांसप्लांट इम्यूनोडेफिशिएंसी बोला जाता है। चेक द रीनल हेपेटिक फंक्शन। आई स्टिल रिमेंबर, एक ना वहाँ पे, आप मुझे ना उस पॉलिटिशियन का नाम याद नहीं है, एक लेडी, वो खान करके है, मेरी याददाश्त नाम को लेके बहुत कमज़ोर है, सवित्री सरस्वती, यू नो, कोई है एक लेडी, खान करके है, वो किसी की वाइफ है, पता नहीं क्या पॉलिटिशियन हिस्ट्री है उसका। उसको पता नहीं कितने सालों से वो एम्स से ट्रीटमेंट ले रही थी, ट्रांसप्लांट हुआ था, लंग ट्रांसप्लांट, एंड शी बिकेम लाइक वेरी फैटी, अडीमा पूरी बॉडी में, हर चौथे पाँचवें महीने आते वो। और हमेशा ट्रांसप्लांट एम्स में रिच लोगों का किया जाता है, गरीब लोगों का नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग वो लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर सकते, ना ही वो खर्चा उतना मेंटेन कर पाते हैं। 20 लाख रुपए लिया जाता है अगर एम्स में कोई ट्रांसप्लांट करवाता है, वो भी सरकारी एम्स में 20 लाख रुपीज़। इवन मेरे फादर को भी हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए बोला गया था, बट हमने खुद ने वो इनिशिएट नहीं लिया, नॉट बिकॉज ऑफ मनी, बट बिकॉज उनका लाइफ कुछ नहीं रहता है, पूरी लाइफ मतलब हर तीसरे चौथे महीने वो धक्के खा रहे हैं, हर तीसरे चौथे महीने वो जिंदगी से लड़ रहे हैं, और हमें तो ऐसे टाइम ही नहीं मिला। 15 डेज आफ्टर डायग्नोसिस, 15 डेज में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। बट जो लोग, क्योंकि किसी को हार्ट मिलने के लिए भी साल लग जाते हैं, सेम हाइट, सेम वेट, सेम ऑर्गन्स, यू नो, लाइक बॉडी क्रॉस मैचिंग होती है हर चीज़ की, वेट गेन हर चीज़ का देखा जाता है, साइज देखा जाता है चेस्ट का, रिब का, हर चीज़ का, तो काफ़ी साल ही लग जाते हैं, यू नो, पता लगाने के लिए। और प्रायोरिटी बच्चों को ही दी जाती है, नो, 18-19 साल के लड़के या फिर लेडीज़ हो गए जिनके बच्चे हैं, उनको प्रायोरिटी देते हैं। आदमी लोग को उतना प्रायोरिटी नहीं मिलता है, मिलता है तो वो बहुत ही रिच होगा या तो कोई पॉलिटिशियन होगा। सो यू नो, ये जो दो प्रॉब्लम्स है ना, रीनल और हेपेटिक, यही मेन इशू। इवन किडनी में बोलूँगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो लोग बस एडिमा, स्वेलिंग, कभी टांगों में स्वेलिंग से आ रहे हैं, कभी आर्म्स में से आ रहे हैं, यू नो, ऐसा। और एक अंकल थे, वो आर्मी में थे, उनका ट्रांसप्लांट हुआ था, उनके 2 यू नो प्राइवेट नर्सेज उन्होंने हायर कर रखी थी, MSN मिलिट्री स्टाफ नर्सिंग की नर्सेज भी आती थी उनको देखने के लिए, स्पेशली उनकी केयर करने के लिए। तो ये ट्रांसप्लांट में ये किडनी, हेपेटिक, वो सारी उम्र चक्कर ही काटती है, अभी ये खराब है, अभी वो खराब है। और COPD नहीं सॉरी, अस्थमा मोर कॉमन, बहुत जल्दी उनको अस्थमा वगैरह ये सब चीज़ें हो जाती है, और लंग इन्फेक्शंस, बट किडनी लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट। Monitor the complete cell count with differential to determine the sign of infections। तो पेशेंट को यू नो इन्फेक्शन के काफ़ी साइन देखने को मिलते हैं। Assess all body secretions periodically for blood, सी वही ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, नॉट इवन ब्लड, स्पूटम कल्चर, ब्लड कल्चर, ब्रेन, ये वो पता नहीं क्या क्या, उनके अलग से सेंटर होते हैं, हार्ट कार्डिक यूनिट्स हैं हमारे,
जिनमें हार्ट फेलियर की अलग टीम है। लाइक आई एम अ कार्डिक नर्स ना, तो मेरा काम आईसीयू में रहने का, वार्ड पेशेंट जो कार्डिक से सफ़र कर रहे हैं ना, लेकिन हार्ट फेलियर से जो सफ़र कर रहे हैं उनका अलग डिपार्टमेंट होता है, वो अलग स्पेशलिस्ट नर्सेज होती हैं जो हार्ट फेलियर टीम की होती है। तो एम्स की एक टीम है अलग से, सो दे यूज टू डील विद दीज पेशेंट्स। कोई लोग एवरी वीकेंड भेजना ये सब चीज़ें। तो पोस्ट ट्रांसप्लांट इम्यूनोडेफिशिएंसी बिकॉज ऑफ ड्रग्स, और वो भी कॉन्सिडर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन, ये सिलोन, वो सिलोन, और बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स चलते हैं उनको, और किडनी और हेपेटिक फंक्शन खराब हो जाते हैं क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग टैबलेट्स होते हैं। तो अपने माइंड में थोड़ा सा माइंड सेट कर लो ट्रांसप्लांटेशन का। देन आफ्टर लाइम डिसीज, वन ऑफ माई फेवरेट डिसीज, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो दादी थे वो इससे एक्सपायर हुए थे। मैंने काफ़ी बार बताया है कि मेरे दादी घास काटने के लिए गए थे जंगल में, और वो जब आए शाम को तो उनके छाती पे कुछ चिपका हुआ था, उनको ऐसा लगा और उन्होंने उसको नहाते वक्त निकाल दिया और नहा लिया और सो गए। और हिमाचल में कैसे है कि वो लोग ना ज़्यादा हॉस्पिटल पसंद नहीं करते। जैसे मेरे फादर 2016 से प्रॉब्लम में थे, पर उन्होंने कभी दिखाया नहीं, उसको कभी बताया ही नहीं ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको पसंद ही नहीं हॉस्पिटल में। इवन हमने एम्स में भी 2 बार चेकअप कराया, वो भागे वहाँ से, वो वापस आ गए हिमाचल, क्योंकि उनको पसंद ही नहीं सर्जरीज करवाना। सिमिलरली मेरे जो दादी थे वो सो गए, एंड मॉर्निंग में उनको फीवर, अलग से उनकी बॉडी गर्म, और जब हॉस्पिटल लेके गए तो मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन करके उनको डायग्नोज करके उन्हें बोला कि लाइक वो एक्सपायर कर गए। तो वैसे तो ये पाई जाती है घास में, ये फेटल है, लेकिन उनको बोला कि ना चूहे ने काटा है, और चूहा छाती में कैसे काट सकता है, तो हमको तो कहीं ना कहीं पता था, लेकिन ना इसको दिखाना होता है डॉक्टर को, लाइक कि किस चीज़ ने काटा है, ताकि वो डायग्नोज कर सके, क्योंकि इससे काटा हुआ, चूहे का काटा हुआ, किसी भी जानवर का, छोटे जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनका काटा हुआ पता नहीं लगता है क्या है, बड़ी कॉमन है घास में। तो लाइम डिसीज में क्या होता है, इन्फेक्शन कॉज्ड बाय स्पैरोचेट बर्गोडी फैरी एक्वायर्ड फ्रॉम टिक बाइट। अब टिक की क्लासिफिकेशन बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी अनगिनत सी है, बट लाइम डिसीज इज बिकॉज ऑफ टिक, नाउ दैट कैन बी एनी काइंड ऑफ टिक। सो अभी इसमें क्या आएगा, वैसे तो बोला कि रिमूव कर दो टिक विद ट्वीजर्स, वो होते हैं ना पिंचर से खींच के निकाल दो, एंड वॉश द स्किन विद एंटीसेप्टिक यूजुअली। और बोला जाता है कि एक ब्लड टेस्ट करना होता है 4 से 6 हफ्ते के बीच में बाइट के बाद, लेकिन उसी वक्त एंटीबायोटिक देनी है, वरना वो बचेगा नहीं इंसान। उसी वक्त एंटीबायोटिक्स देने, डॉक्सी देते हैं हम लोग, अमॉक्सी देते हैं और डॉक्सी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो ब्लड टेस्ट तो 6 से हफ्ते के बाद होगा। और गाइस मैं बता रही हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, परफॉर्म अ ब्लड टेस्ट 4 to 6 weeks आफ्टर अ बाइट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डिसीज। लेकिन उतने के लिए उसको बचना भी तो है ना, तो एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक एज सुन एज पॉसिबल। वियर लॉन्ग स्लीव टॉप, लॉन्ग पैंट्स, क्लोज शूज, हैट व्हाइल आउटसाइड, क्योंकि इंटरवेंशन है, हो चुका है उसको इन्फेक्शन, तो अब वो जब भी बाहर जा रहा है तो कोशिश यही रहती है कि वो इंसान थोड़ा ध्यान रखे अपना, घास वास में ना जाए। एग्जामिन द बॉडी फॉर द प्रेजेंस ऑफ टिक, और पता लगाया जाए कहाँ काटा, कहीं और तो नहीं है। तो ऐसा होता है हमारा लाइम डिसीज में। बट मैं क्या चाहती हूँ, क्या याद करो, डॉक्सी देनी, ऑक्सी देते हैं, 4 से 6 हफ्ते के बाद इसका टेस्ट होता है, ये एक फेटल डिसीज है, ट्वीजर से निकालते हैं, एंटीसेप्टिक से क्लीन करते हैं। ये मैं चाहती हूँ आप लोग याद कर लो। इम्यूनोलॉजिकल मेडिकेशंस नो डीड, बिकॉज ये सारी एड्स की ड्रग्स हैं, इन्हें हम करेंगे, वी ऑल ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, बट हम इन्हें दोबारा से पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पे इसे अवॉइड कर रही हूँ, बिकॉज वी विल कवर ऑल दीज थिंग्स, जैसे हम कर भी चुके हैं ना एंटी फंगल वायरल, तो आउट ऑफ बॉक्स। नाउ ये जरूर देख लेते हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग कंसिडरेशन फॉर एंटी माइक्रोबियल्स। ओके, क्या क्या करोगे एंटी माइक्रोबियल्स में, नर्सिंग अगर कंसिडरेशंस हैं, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी लो करती है। आपने सुना ना अग्रैनुलोसाइटोसिस, मैंने पढ़ाया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, हम दोबारा पढ़ेंगे। तो मैंने वहाँ पे बोला था अग्रैनुलोसाइटोसिस हो जाता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, WBC काउंट कम हो जाएगा, ये वो, तो क्या है, सब इम्यूनिटी कम ही हो रही है ना। सो एसेस फॉर एलर्जीज, मॉनिटर appropriate laboratory values before and during the therapy, for the adverse effects, monitor for adverse effects and report to the healthcare practitioner if any occur. Determine the appropriate method of administration and provide instruction to the client. Monitor intake output, encourage fluid intake, safety precautions, teach the client, avoid medication. वही सेम चीज़ें जो हम बार बार पढ़ते हैं, कुछ भी स्पेशल नहीं है इसमें। Now guys, there is one question in front of you. Try to solve this question. The community health nurse is conducting a research study. Research कर रही है वो. Is identifying the client in the community at risk for latex allergy
पढ़ चुके हैं हम लोग कल। आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा क्लाइंट रिस्क पे है। कमेंट बॉक्स में लिखना गाइस। वैसे तो मैं जो कल बता रहा हूँ मैंने क्या बोला कि चिल्ड्रंस, क्योंकि वो लोग अगर पैसिफायर वगैरह ले रहे हैं तो वो भी बेचारे प्रॉन होते हैं, और जिनकी कोई सर्जरी हो रखी होती है वो भी लेटेक्स के प्रॉन होते हैं। अडल्ट लोग जो कि इम्यूनिटी वीक होती है जिनकी, या फिर वो फूड जो खा रहे हैं, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल सबसे इंपॉर्टेंट। तो क्या लगता है आपको इनमें से कौन से बच्चे हो सकते हैं, या अडल्ट भी हो सकते हैं, क्या हो सकता है? ध्यान से सोच समझ कर आंसर देना। चलो जी, रंजना ने अपना आंसर दे दिया है सी। क्यों डे केयर सेंटर में ऐसा क्या होता है? इंडिविजुअल लिविंग इन सेम होम, क्यों? नहीं ऐसे तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना, घर में एक साथ रह रहे हैं। यस ए। ओके नेक्स्ट गाइस, you have 5 seconds. 1 2 3 4 5. Let me have a look. A Neharana A, C Kanchan A, Shivali C. So guys, the answer will be A, hair dresser. क्योंकि वो लोग ग्लव्स डाल के सारे काम करेंगे। बालों की बात है भाई, केमिकल्स लगा रहे हैं वो लोग, तो उनका ही टच सबसे ज्यादा ग्लव्स के साथ है। थोड़ा सा दिमाग लगाना था यहाँ पे। और बच्चे डे केयर सेंटर में कुछ क्या खा रहे हैं, खाना ही तो खाएं क्या, मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगा ऐसा? हाँ, वो बच्चे जिनकी ऑलरेडी सर्जरी हो रखी है, यू नो, तब भी डे केयर सेंटर में ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स नॉट हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में तो ग्लव्स डालते हैं ना, डे केयर सेंटर वालों को कभी देखा है लेटेक्स पहनते हुए? क्यों डालेंगे वो? बच्चे को फीड कर रहे हैं, चलो जी ग्लव्स डाल लेते हैं। बच्चे को डे केयर में फीड कर रहे ना, तो ये गलत है, प्लीज डोंट से दैट। ओके शिवाली, ऑलराइट। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। अ क्लाइंट डेवलप एनाफ्लाइटिक रिएक्शन। ऑलरेडी कल पढ़ा था हमने, एक ऐसा रिएक्शन जो इमरजेंसी रिएक्शन होता है। किसकी वजह से है? मॉर्फिन। ये क्या है हमारा? ओपियोइड। तो यानी ओपियोइड की क्या हो गई है? टॉक्सिसिटी। क्या करोगे? यस एवरीवन, क्या करेंगे हम लोग? जल्दी बताइए प्लीज, हमारे पास कम टाइम है। ओके, सो वी डोंट हैव एनी आंसर्स। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, नेक्स्ट एफ। गुड ज्योति, ज्योति फोगाट, राइट? ई। ज्योति यहाँ पे ई का रैशनल क्या है? ई तो नहीं देना ना ज्योति, सांस नहीं आ रही उसको, सुपाइन कर दो बेचारे को, मार डालो उसको तुम। बट स्टिल यू पास द क्वेश्चन, 70% यू आंसर द करेक्ट। ए मोना, मालूम है मोना? ऑक्सीजन, मॉर्फिन, यू नो, एंटीजी, एंड देन यू नो आई फॉरगॉट फ्रॉम ए, मे बी असेसमेंट। So administer oxygen, assess the client for respiratory status, क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी सांस में लेने में दिक्कत आती है, एंड आईवी फ्लूइड देते गाइस, बोलस देते, बोलस हम दे चुके हैं बड़ी बार। बोलस देना होता है पेशेंट को, आईवी फ्लूइड बोलस। सुपाइन, यहाँ पर पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम है तो सुपाइन देना सही नहीं है, तो यहाँ पे आंसर सही नहीं है। हाँ, कार्डिक आउटपुट को बढ़ाने के लिए जरूर आप मेंटेन कर सकते थे, लेकिन इट्स मॉर्फिन, not BP issue. We don't have any BP issue. We have respiratory issue. So if you will give him supine position, patient will not be able to breathe properly. So we will not do that. Leave the client. Never leave the client. Document the event, intervention, client response. भाई कर लेंगे बाद में, इतनी कोई इमरजेंसी नहीं। नेक्स्ट आपने मुझे बताना है HIV का विद क्यूटेनियस कापोसी सार्कोमा हुआ है भाई, डायग्नोज करो। कंफर्म्ड साइन क्या होगा कपोसी का? व्हाट विल बी द कंफर्म्ड डायग्नोज? देखो कितने चालू है ना ये रेडिश ब्लू। काटो इसको यहाँ से, या बहुत चालू ये लोग, बहुत, मैं बता रही हूँ आपको।
हाँ देखो कैसे बील कैसे जल्दी, अरे ये तो मुझे आता है, लेट्स डू इट, लेट्स रेडिश ब्लू, और भाई बाद में चलेगा एग्जाम तो बिल्कुल निकला ही नहीं। ये बहुत चालू है जहां पर ऐसी सी बातें होती है ना, और ये कैसे पता चलती है एमसीक्यू सॉल्व करके, बट एक बार डाटा कंप्लीट कर लेते हैं फिर करेंगे एमसीक्यूज बहुत सारे। ओके गाइस जल्दी बताओ मुझे व्हाट विल बी द आंसर का पॉसी सार्कोमा। ओके मैं बता देती हूँ, कंफर्मेटरी साइन होती बायोप्सी, क्योंकि कैंसर है ये, वो भी स्किन का, मैं बताया ना स्किन के ऊपर अंदर बाहर सब जगह, और रेस्पिरेटरी भी मैं बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो गाइस यहाँ पर वो पॉजिटिव आएगा बायोप्सी क्यूटेनियस लेजन का। तो आप गूगल भी करोगे ना कि कोई कंफर्मेटरी क्या, तो पता क्या लिखा होगा वहां पे, स्किन बायोप्सी, स्किन बायोप्सी लिखी होगी वहां पे, तो दैट इज अ कंफर्मेटरी। नेक्स्ट स्क्लेरोडर्मा, क्या बोला मैंने स्क्लेरोडर्मा के बारे में, ये जस्ट लाइक एसएलई होता है, इसमें कनेक्टिव टिश्यूज का प्रॉब्लम है, और ये हाथ पैरों को कॉन्ट्रैक्चर कर देता है, लंग्स को, किडनी को, रीनल को सबसे ज्यादा खराब करता है, और ये सब मैंने बताया था। तो अब बताइए जल्दी से मुझे, हाँ, और लो इंसान को नॉर्मल टेम्परेचर में रखना होता है, और क्या इंटरवेंशंस दोगे आप, मेंटेन द बेड रेस्ट, ए तो बिल्कुल भी नहीं, मैंने बोला उसको एक्टिविटी करवानी है, एडमिनिस्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड, हाँ जी हम एडमिनिस्टर करेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, क्योंकि वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो हम तो करते ही हैं। एडवाइज द क्लाइंट टू रिमेन सुपाइन, अरे नहीं नहीं सुपाइन नहीं, सिटिंग, या एंड कीप द रूम टेम्परेचर वार्म ड्यूरिंग द डे एंड कूल एट नाइट, नहीं छेड़खानी करनी ही नहीं है रूम टेम्परेचर से, नॉर्मल रखना है बिल्कुल नॉर्मल, द आंसर विल बी बी। ओके नेक्स्ट, the nurse is assigned to care for a client cytomegalovirus retinitis, ओके तो आंखों का इन्फेक्शन है, और इसको HIV भी है, जो कि फोर कार्नेट ले रहा है। कौन बताएगा मुझे फोर कार्नेट क्या है गाइस, हमने किसमें पढ़ी, फोर कार्नेट किसमें पढ़ी रंजना, एंटीवायरल में पढ़ी, जाके देखना एक बार, एंटी वायरल के लेक्चर में चेक करना, मैंने फोर कार्ड पढ़ा रखी है, डीएनए रेप्लिकेशन करती है ड्रग, सॉरी प्रिवेंट करती है, मालूम है ना वायरस प्रोटीन पे काम करता है, वायरस के अंदर फालतू का वो जो बैक्टीरिया और फंगस में होता है वो नहीं होता है, वो वायरस होता है, वो डीएनए पे काम करता है, आरएनए पे काम करता है, ऊपर नीचे ट्रांसमिशन करता है। तो ये फोर कार्बोनेट क्या है, एंटीवायरल है, साइटोमेगालो वायरस में इसको देते हैं, HIV में भी शायद इसे देते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा बट देते होंगे शायद, जहां तक मुझे याद है। सो इट्स अ एंटीवायरल ड्रग एंड इट विल बेसिकली ब्लॉक दी डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए के सिंथेसिस को ब्लॉक करती है। गो एंड वॉच द लेक्चर। तो ये एंटीवायरल मेडिकेशन, देखो यहाँ लिखा हुआ है एंटीवायरल मेडिकेशन है ये। तो भाई मैंने हमेशा बोला कि जो भी एंटीवायरल ड्रग्स हैं, कोई अग्रेनुलोसाइटोसिस करेगी, कोई रीनल किडनी, कोई नेफ्रोटॉक्सिक है, कोई लीवर टॉक्सिक है, मैंने बहुत सारे क्लासिफिकेशंस पढ़ाए थे। तो यहाँ पर जिन्होंने फार्मा नहीं पढ़ी इट्स ओके, बट जिन्होंने फार्मा पढ़ रखी है उनको पता होना चाहिए कि फोस्कारनेट जो थी वो किडनी को इंजरी करती, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग थी ये। तो गाइस दिस ड्रग यू विल गो फॉर सीरम क्रेटिनिन लेवल, और क्या करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स को भी डिस्टर्ब करती है। तो एक बार लेक्चर जरूर देखना एंटीवायरल का। तो सीरम क्रेटिनिन लेवल को डिस्टर्ब करती है और आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को। CD4, अरे ये तो कैंसर के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है, इसके लिए भी मदद करेंगी बेचारी, इस CD4 के काउंट को तो हेल्प करेंगी। सो द नर्स शुड मॉनिटर द रिजल्ट्स ऑफ व्हिच लेबोरेटरी स्टडी व्हाइल क्लाइंट इज टेकिंग दिस मेडिकेशन, सीरम क्रेट लेवल्स। Okay, is that clear everyone? All right. Next, your next question in front of you. A client taking healthcare clinic tell the nurse that she is just bitten by a tick. Same एक tick ने काट दिया. Would like to test it for Lyme disease. वो चाह रही है कि मुझे बस तुम अभी टेस्ट कर लो Lyme के लिए. The client tell the nurse that she remove the tick and flush it down the toilet. What action will be the most appropriate? Okay, just give me a second, sorry. Okay, so what will be the answer? C, D और E,
बी, तो काट लिया हुआ है। हाँ काट चुके हैं, सी और डी। C और D। So guys, the correct answer is tell the client that testing is not necessary unless arthalgia, ये कुछ भी नहीं है। The okay, so Nikita, Nikita, I'm not able to see you, dear. Join live. Okay, tell the client to avoid any woody grassy area that may contain ticks. ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू इमीडिएटली स्टार्ट टू टेक द एंटीबायोटिक दैट प्रिस्क्राइब्ड। परफेक्ट लाइन है ना, हाँ ये। इन्फॉर्म द क्लाइंट टू प्लान टू हैव ब्लड टेस्ट बाय डिटेक्ट, बिल्कुल सी एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, for Michael who is diagnosed having allergic rhinitis. Guys, allergic rhinitis बस ऐसा होता कि एकदम से छींक एकदम से उसको एलर्जी सी हो जाएगी, डस्ट से, पोलन से, किसी भी चीज़ से हो सकती है। और विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो जब भी किसी को नाक की एलर्जी कुछ होती है तो हम उसको स्प्रे ही देते हैं, वो भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रे या एंटीहिस्टामिन्स हम उसको देते हैं। और क्या नहीं करते हैं हम लोग, पोलन्स वगैरह के टच में नहीं आना है, उसको बाहर नहीं जाना है। सो इनकरेजिंग द क्लाइंट टू यूज नेजल स्लाइन स्प्रे, हाँ कर सकते हैं इनकरेज। डिस्करेजिंग द नोज ब्लोइंग, नहीं, इनकरेज करना है कि नाक को ब्लो करे बिफोर एडमिनिस्टरिंग द नेजल मेडिकेशन, क्योंकि वो ब्लो करेगा उसके बाद वो ढंग से इनहेल कर सकता है, तो इसलिए। एडवाइजिंग यूज ऑफ ब्रोंकोडाइलेटर, अरे ब्रोंकोडाइलेटर ये तो बस नाक तक की है ना, तो डायलेटर का क्या रोल है यहाँ पे, या कोई वो नहीं है। और वो भी इवन इफ हैव नो सिम्टम्स, तब देते हैं हम लोग कोई ब्रोंकोडाइलेटर्स, लंबे टाइम के लिए कभी नहीं देते हैं। So, okay. Then after instructing the client to carry epinephrine with him all the times, no, that is not the correct approach. All the time, the answer will be option number 1. Next question, guys. ओके, फॉर अर्ग्रे एनी हु हैज एलर्जीज, बस और तो नहीं ना, कुछ नहीं, बस एलर्जीज ही है। विच क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट दैट द नर्स टीचिंग अबाउट हर कंडीशन हैज बी सक्सेसफुल, ऐसी कौन सी उसने बात बोली कि हाँ यार इसको समझ में आ गया एलर्जी के बारे में। आई डोंट नीड टू वेयर एनी टाइप ऑफ मास्क एंड व्हेन आई एम क्लीनिंग माई हाउस, ये तो बिल्कुल ही फालतू बात बोल रही है वो। आई शुड स्टे इन द हाउस व्हेन देयर इज लो पोलन काउंट आउटसाइड, अरे जब ज्यादा होगी तब घर पे रहना है, कम में थोड़ी रहना है। I should avoid any type of spray, powder, perfume. I should avoid, या सही तो बोल रहे कुछ परसेंट। I can wear any type of clothing that I wash to as long as I wash it first. नहीं, ज़रूरी नहीं है वो कभी भी कपड़े धोने के बाद, कभी भी एलर्जी तो कभी भी हो सकती है ना, जिसको एलर्जीज होती है। सो गाइस यहाँ पे आई थिंक द आंसर विल बी 3. व्हाट डू यू थिंक? यस, ज्योति फोगाट, what do you think, what will be the answer? आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज टाइप योर आंसर्स गाइस। सो 3 ये 3 अभी का है ना आंसर, 3, हाँ 3 सबका 3 है, या यस दैट्स द करेक्ट आंसर। नाउ गाइस लेट्स मूव ऑन टू द न्यू टॉपिक